हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशंस की, द्विअंगी विलयन की। बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें केवल दो कंपोनेंट हों, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो जनरली जो बाइनरी सॉल्यूशंस हैं हमको तीन पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं: सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एंड लिक्विड गैस सॉल्यूशन। और थोड़ा सा अगर और देखें तो सॉलिड्स इन लिक्विड सॉल्यूशन, जो बेसिकली हमारे सिलेबस के कंपोनेंट्स को कवर करने के लिए ज़रूरी है। तो सॉलिड सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, सॉलिड सॉल्यूशन मीन्स कि सॉल्यूट भी क्या हो, सॉलिड सॉल्यूशन, बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सॉलिड, दोनों सॉलिड हो। अगर ऐसी बात हो तो हम इसे दो पार्ट में कैरेक्टराइज कर सकते हैं: सब्स्टिट्यूशनल, प्रतिस्थापी सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हो गया कि अगर कोई लैटिस था, मान लो किसी सॉलिड का कोई लैटिस था, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ये मान लो किसी एक पर्टिकुलर मेटल का कोई लैटिस था। अगर कोई मेटल किसी दूसरे मेटल से रिप्लेस हो जाए, यानी कि मान लो ये वाला स्पेस, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये मान लो ये अदर मेटल उसके प्लेस पे आ जाए, उसके स्थान पे आ जाए, तो ऐसा कहाँ देखने को मिलेगा? ऐसा आपको देखने को मिलेगा एलॉयज़ में। जो मिश्र धातुएं होती हैं उसमें क्या होता है कि जब मिश्र धातु का निर्माण होता है तो जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, जहाँ टिन कॉपर आप यूज़ करते हैं, तो वो एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। ज्वेलरी गोल्ड जो है, ज्वेलरी गोल्ड में क्या होता है, कॉपर है वो जो गोल्ड के जो साइड्स हैं उन पे लोकेट होता है। दैट मीन्स वो ये जो बीच का इनके बीच का ये जो अंतराकाशीय अवकाश है, इससे कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब एटम एटम को रिप्लेस कर रहा है, किसी एक मेटल का एटम दूसरे मेटल के एटम को रिप्लेस कर रहा है। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन बनता है सॉलिड का, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल या प्रतिस्थापी सॉल्यूशन। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि अंतराकाशीय अवकाश में कुछ आ जाए। अंतराकाशीय अवकाश में मतलब ये जो मेटल तो इंटैक्ट है, मेटल की फ्रेम तो वैसी की वैसी है, या मेटल का क्रिस्टल लैटिस वैसा का वैसा है, और उसका जो अंतराकाशीय अवकाश है वो अवकाश में कोई दूसरा मटेरियल आ जाए, सॉलिड मेटल आ जाए या नॉन मेटल आ जाए। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखेंगे तो WC, टंगस्टन कार्बाइड जो है, इसका बेस्ट एग्जांपल है। टंगस्टन कार्बाइड बहुत ही मतलब आप कहें कठोर जो है धातु है, हार्ड है, नेचर में इसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, और ग्राइंडिंग में, ग्रिटिंग में काम आता है ये। तो उसमें होता क्या है कि कार्बाइड जो कार्बन है उसकी साइज़ टंगस्टन के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। तो टंगस्टन का जो स्ट्रक्चर है वो FCC टाइप होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। उस फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। वॉइड्स मतलब अंतराकाशीय अवकाश। तो उस अंतराकाशीय अवकाश में क्या होता है, कार्बन एंटर कर जाता है, तो बनता है WC, टंगस्टन कार्बाइड। और ये अब इसकी आप देखें पैकिंग कितनी अच्छी होगी। FCC जो है उसकी पैकिंग ऑलरेडी 74% है, और उसमें भी जो वो 26% वैक्यूम था उसको किसने कवर कर लिया? कार्बन ने। तो ये वेरी हार्ड मटेरियल जनरेट होता है। तो इस तरह का अगर आप देखेंगे सॉल्यूशन, तो इसको कहेंगे हम इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन, अंतराकाशी विलयन। तो सॉलिड में दो तरह के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है सब्स्टिट्यूशनल और एक हो सकता है इंटरस्टिशियल। तो इंटरस्टिशियल या आपका सब्स्टिट्यूशनल, प्रतिस्थापी या अंतराकाशी। तो सॉलिड सॉल्यूशन में, और ये सॉलिड सॉल्यूशन जो बनने की प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि कोई सॉलिड आपने लिया और उसमें आप पुट कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि लेटिस को रीफॉर्म किया जाता है। जब लेटिस दोबारा फॉर्म होता है तो कार्बन अवेलेबल होता है, और कार्बन अपनी साइट जब उसका सॉलिडिफिकेशन होता है
स्पेसिफिक कंडीशंस में, तो कार्बन ऑटोमेटिकली इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ऐसे ही ऐसा नहीं कि कॉपर और आपने जो है टिन रखा और वो अपने आप मिलके और कुछ बना लेंगे। वी हैव टू लिक्विफाई एंड देन आप उसको धीरे धीरे जब वो उसको मिक्स किया जाता है, आफ्टर मिक्सिंग उसको जब आप सेटल होने दिया जाता है, जब उसका सॉलिडिफिकेशन होता है तो ऑटोमेटिकली वो एक दूसरे का एटम का स्पेस ले लेते हैं, तो बन जाता है आपका सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन। ओके, सेकंड हो सकता है कि आप सॉलिड को डिसॉल्व करें लिक्विड में, सॉलिड इन लिक्विड। जनरल जैसे मैं NaCl डालूं पानी में, और तो ये क्या हो गया, सॉलिड का लिक्विड में डिसोल्यूशन हो गया। अब जब सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है तो होता क्या है, सॉलिड जो स्ट्रक्चर है वो जैसे NaCl है, एक आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है। अब NaCl इसका आप देखें कि अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, मतलब कितने लेटिस में कितने सोडियम कितने क्लोरीन से कवर्ड हैं, तो 6 हैं, और ऐसा ही क्लोरीन के साथ है। तो ये 6 आयनिक बॉन्ड एक तरह से बना रहा है अपने चारों तरफ, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब इसको अगर हटाना है यहाँ से तो क्या होगा कि इसकी जो खुद की लेटिस एनर्जी है उसको आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, उसकी तुलना में आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। अगर उतनी एनर्जी आपके सॉल्वेशन से मिलती है, आपके लिक्विड से इस इनके आयंस के साथ जो इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन से इतनी एनर्जी मिलती है कि इसकी खुद की लेटिस एनर्जी को वो कवर कर जाए, तो क्या हो जाएगा, NaCl डिसॉल्व हो जाएगा। और होता भी ऐसा ही है। जैसे इस तरह का लेटिस है, मैं रफ ये जो डायग्राम है ये कम्प्लीटली रफ डायग्राम है। मान लो यहाँ बीच में क्या है, ये सोडियम है और बाकी सब जो है ये क्लोरीन है। होगा क्या कि जब वाटर आएगा, तो जब क्लोरीन के पास जब वाटर आएगा तो वो आएगा अपने हाइड्रोजन वाली साइड से, ये तो वो अप्रोच करेगा इस तरफ से, और जब सोडियम के पास आएगा, ये जब रिमूव हो जाएगा, सोडियम के पास आएगा, तब वो आएगा अपनी ऑक्सीजन वाली साइड से, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन जो होता है वो सूटेबल है किसी भी तरह के डिसोल्यूशन के लिए। तो हो क्या रहा है कि इसकी जो कोऑर्डिनेशन है 6, उस कोऑर्डिनेशन को कवर करेंगे 3 H2O के मॉलिक्यूल, और इसके कोऑर्डिनेशन को कवर करेंगे 6 H2O के मॉलिक्यूल। तो वो इन दो को जब यहाँ से रिमूव किया जाएगा, इन दो कॉर्नर्स से मान लो ये यहाँ से निकालना शुरू करते हैं, तो एक्चुअल में जब सरफेस पे होता है, जब कोई क्रिस्टल की सरफेस पे जो एटम्स हैं या आयंस हैं, उसका कोऑर्डिनेशन कंप्लीटेड नहीं होता। ये जब सरफेस पे होगा तो अंदर वाली साइड में ऑक्टाहेड्रल में कितने होते हैं, कोऑर्डिनेशन 6 के लिए कितने चाहिए आपको, 6 चाहिए। लेकिन अगर ये खुद कॉर्नर पे है तो इसको 3 ही मिलेंगे, 3 इसकी खाली हैं। उस 3 वाली साइड से ये अप्रोच करेगा और उसको पुल करने की कोशिश करेगा, और ऑटोमेटिकली यहाँ 6 बन जाएंगे। तो 3 के एवज में 6 नए बॉन्ड बनते हैं। हालांकि वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव, प्योर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज प्योर सोडियम आयन और क्लोरीन के बीच का है, लेकिन संख्या में ये ज़्यादा है। तो थोड़ा थोड़ा मिलके ये क्या करते हैं, इसकी लेटिस एनर्जी को कवर कर जाते हैं, तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ आप ध्यान रखें, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अगर आप पानी ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, तो उसमें आयनिक जो सॉलिड्स हैं वही डिसॉल्व होंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड उसमें, आणविक जो सॉलिड हैं वो उसमें डिसॉल्व। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको दूसरे तरह के सॉल्वेंट लेने पड़ेंगे जो जिनमें किसी तरह का द्विध्रुव नहीं हो, नॉन पोलर हो, कंप्लीटली नॉन पोलर हो। उस तरह के अगर सॉल्वेंट लेंगे तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को भी आप डिसॉल्व कर सकते हैं। तो लाइक डिसॉल्व लाइक कब होगा, जब डेल्टा H लैटिस है उससे डेल्टा H सॉल्वेशन जो है वो क्या हो जाए। अगर लैटिस की ज़्यादा है, ये है, तो नहीं होगा।
अगर ऐसा है तो होगा, और अगर ऑलमोस्ट बराबर हो, चाहे लेटिस की ज़्यादा हो तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर लेटिस एनर्जी इसके सॉल्वेशन से बहुत अधिक है तो नॉर्मली इस तरह का डिसोल्यूशन देखने को नहीं मिलता, मतलब ये विलियन नहीं बनेगा। तो विलियन बनने के लिए जब सॉलिड को लिक्विड में डिसोल्व किया जाता है तो ये डिसोल्यूशन की, उसके विलियन बनने की जो प्रक्रिया है, घुलने की जो प्रक्रिया है, उसमें होता क्या है कि नए सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो होने वाले नए सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो हैं वो उसकी लेटिस एनर्जी से की तुलना में उनके द्वारा निकलने वाली ऊर्जा क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए या उसके कंपेरेबल होनी चाहिए। तो दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, एक टेम्परेचर और दूसरा नेचर। नेचर सामान को घुलता है, तो पानी में NaCl घुल जाएगा, पानी में NaCl घुल जाएगा, ग्रेफाइट नहीं घुलेगा। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें टेम्परेचर का रोल, तो टेम्परेचर का रोल डिपेंड करेगा कि इनका रिलेशन कैसा है। मान लो लेटिस एनर्जी और सॉल्वेशन के बाद में एनर्जी इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सॉल्वेशन के बाद में जो विलियन बना वो ऑलरेडी गर्म है और आप उसको हीट कर रहे हैं, दैट मीन्स वो रिवर्स डायरेक्शन में, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ा था हमने पिछली क्लासेस में। तो उसमें क्या होगा, ये अपोजिट, मतलब सॉलिड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, बजाय घुलने के। जो घुला हुआ है वो वापस किस में जाना शुरू हो जाएगा, सॉलिड फेज में जाना शुरू हो जाएगा। और अगर ये एंडोथर्मिक है प्रोसेस तो आप जितनी हीट देंगे, मतलब ये स्लाइटली लेटिस एनर्जी स्लाइटली ज़्यादा है कंपेयर टू, तो उसको क्या करना पड़ेगा, घोलने के लिए आपको थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देंगे तो क्या होगा, वो डिज़ोल्व हो जाएगा। तो रोल ऑफ टेम्परेचर इज ऑल्सो देयर। नाउ तीसरे तरह की अगर हम बात करें तो लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। तो लिक्विड इन लिक्विड जो है, लिक्विड जो है वो अगर लिक्विड में घुले, जैसे आप ये देखें कि मान लो आपने बेंजीन ली और CCl4 लिया, बेंजीन और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो दोनों जो हैं वो नॉन पोलर हैं। आप इन दोनों को जब लेंगे तो ये दोनों डिज़ोल्व हो जाएंगे इजीली। लेकिन आप एक तरफ बेंजीन लें और दूसरी तरफ वाटर लें तो डिज़ोल्व नहीं होंगे, क्योंकि दोनों की नेचर अलग है, एक नॉन पोलर है और एक पोलर है। तो लाइक डिज़ोल्व लाइक की थ्योरी यहाँ भी काम करेगी। और काम कैसे करेगी, काम ऐसे करेगी कि अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं तो आप सॉल्यूट भी क्या लें, नॉन पोलर लें। कुछ केसेस में इमिसिसिबल, नहीं घुलने वाला, और मिसिसिबल के बीच की एक स्थिति आती है जिसे बोलते हैं पार्शियल, आंशिक घुलता हो कोई चीज़। तो आंशिक विलयन कहाँ देखने को मिलेगा, आंशिक जो डिसोल्यूशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे ईथर है तो ईथर के टर्मिनल्स पे क्या है, CH3 है। मान लो ईथर के टर्मिनल्स पे जो है वो किस तरह की बॉडीज़ हैं, ईथर के टर्मिनल्स पे जो हैं वो नॉन पोलर है। और जो ऑक्सीजन है वो इसको क्या बना रही है, स्लाइटली ये नेगेटिव है, इस पे पार्शियली जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसको वाटर में डिज़ोल्व करने के लिए मोटिवेट करता है। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पर। और ये जो CH3 ग्रुप्स हैं ये इसे मोटिवेट करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होने के लिए। तो बेसिकली इसका जो सरफेस एरिया है उस पर ज़्यादा नॉन पोलर एलिमेंट्स हैं, जो मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो ये CCl4 में इजीली डिज़ोल्व होगा। बट अगर आप इसे वाटर में डिज़ोल्व करना चाहें तो ये स्लाइटली, ड्यू टू ऑक्सीजन, ये स्लाइटली वाटर में भी डिज़ोल्व होगा। और जैसे जैसे इस ग्रुप की बल्कीनेस बढ़ाते जाएंगे उसकी वाटर में डिज़ोल्व, मतलब यहाँ मैं अगर आइसोप्रोपाइल ले लूँगा तो ये वाटर में डिज़ोल्व होगा ही नहीं। यहाँ इथाइल लूँगा तो इसकी डिसोल्यूशन इस मिथाइल के कंपैरिजन में थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो लिक्विड्स हैं उसके बीच का इंटरेक्शन है वो डिपेंड करता है कि पोलर है या नॉन पोलर है। पोलर होगा तो क्या होगा, डाइपोल डाइपोल टाइप इंटरेक्शन होंगे। तो एक का डाइपोल दूसरे के डाइपोल के साथ, एक का पॉजिटिव टर्मिनल, जैसे मान लो इस तरह का एटम है तो क्या होगा, दूसरे वाले का पॉजिटिव इसके साथ इंटरेक्ट होगा और ये जो भी चार्ज है ये पार्शियल है। तो
एक का जो डाइपोल है वो दूसरे के डाइपोल के साथ एसोसिएट होके लीनियर एसोसिएशन में वो क्या करेगा, इसको एक दूसरे में मिक्स होने में मदद करेगा। ठीक है, तो केमिकली अलाइक मॉलिक्यूल्स जो हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जो मॉलिक्यूल ले रहे हैं, दो, एक सॉलिड और एक सॉल्वेंट लिक्विड मॉलिक्यूल ले रहे हैं, वो दोनों की मॉलिक्यूलर साइज जो है वो भी कंपेरेबल होनी चाहिए। अगर उनकी साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो उनकी मिसिसिबिलिटी अच्छी नहीं होगी। तो दो चीज़ें हैं, एक साइज़ है एंड सेकंड थिंग इज़ नेचर। अगर उनकी नेचर एक जैसी है तो वो डिज़ोल्व होंगे। एक जैसे अगर हम देखें सॉल्युबिलिटी आपकी जो है वो किस तरीके से बढ़ती घटती है टेम्परेचर के साथ, जैसे यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी वही थ्योरी काम करती है कि अगर इस सॉल्यूशन से कोई एनर्जी रिलीज़ होती है, एक्सोथर्मिक है, तो आप अगर टेम्परेचर देंगे तो रिवर्स में जाएगा, उनकी मिसिसिबिलिटी कम हो जाएगी, उनकी घुलनशीलता जो है वो उसमें क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। और अगर वो एंडोथर्मिक है, वो अगर ऊर्जा का अवशोषण करता है घुलने के दौरान, तो उनकी मिसिसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट टाइप जो है वो है गैसेज इन लिक्विड। अब गैसेज इन लिक्विड तो नेचुरली भी गैस लिक्विड में डिज़ोल्व होती है। बढ़िया एग्जांपल ये है कि एक्वेटिक लाइफ जो है वो ऑक्सीजन पे, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो वहाँ ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? ऑक्सीजन जो नेचुरल ऑक्सीजन है जो पानी में घुली हुई है, उसी ऑक्सीजन का वो उपयोग कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जो भी लिक्विफाइबल गैसें हैं, जो भी गैसें जो लिक्विफाई हो सकती हों, तो लगभग सभी गैसें हो सकती हैं। हाइड्रोजन, हीलियम जैसे कुछ एग्जांपल छोड़ दो तो वो एक्वेटिक लाइफ में हाइड्रोजन, हीलियम आपको नहीं मिलेगी। नाउ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है। अगर हम इनको घोलने की बात करें तो अमोनिया है वो इजीली लिक्विफाइबल गैस है, तो अमोनिया की घुलनशीलता ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की तुलना में क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो लिक्विफाइबल जो गैसेज हैं वो इजीली लिक्विड्स में डिज़ोल्व होती हैं। जैसे जैसे आप देखें मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ग्रेविटी इम्पैक्ट, या आप यूँ कहें कि मास जब बढ़ता है तो सेटल डाउन होने की, तो गैस के लिक्विड में जाने की टेंडेंसी बढ़ती है। जैसे फॉर्मलिन है, फॉर्मलिन में क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड है वो डिज़ोल्व हो रहा है वाटर में। तो जो लिक्विफाइबल टेंडेंसी है, एक फैक्टर वो काम करता है कि गैसेज उसमें कितनी ईजीली गैसेज लिक्विफाइबल हैं। जितनी गैसेज ईजीली द्रव में परिवर्तित होने की टेंडेंसी रखती हैं, जो गैसेज ईजीली द्रव में परिवर्तित होने की टेंडेंसी रखती हैं, उनकी लिक्विड में घुलने की संभावना भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर का इफेक्ट जनरली क्या आपको मिलेगा, रिवर्सल मिलेगा। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सब पार्टिकल्स की मोबिलिटी बढ़ती है, और गैसियस पार्टिकल्स लिक्विड पार्टिकल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा मोबाइल होते हैं। जैसे ही उनको टेम्परेचर मिलेगा दे विल मूव असाइड, अपनी लोकेशन छोड़ेंगे, एंड टेंडेंसी उनकी हो जाएगी उस सॉल्यूशन को, लिविंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, वो उस सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि लिक्विड पार्टिकल्स हैं, उनकी मोबिलिटी कम और उनकी मोबिलिटी ज़्यादा है, तो वो बाहर निकल जाएंगे। तो जनरली गैसेज, जो भी डिज़ोल्व गैसेज हैं, उनकी क्वांटिटी, उनकी जो घुलनशीलता है, कंसंट्रेशन है, वो गिरती जाएगी जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर राइज़ करेंगे। प्रेशर जब आप बढ़ाएंगे, तो जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो लिक्विफाइंग नेचर होती है गैसेस पार्टिकल की, वो बढ़ती है। तो प्रेशर बढ़ाने पर गैसेस का डिसोल्यूशन बढ़ता है। तो ये हमारे पास कैटेगरीज़ हैं जिनको हमें देखना है। हमारा जो चैप्टर है वो बेसिकली इन तीन पे फोकस होगा कि सॉलिड लिक्विड में, और तो यहाँ से हम पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म, मतलब इनको कह सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इंग्लिश में, कि जो संख्या पर निर्भर करता हो, तो काउंटिंग जो है वो सॉलिड से होगी। लिक्विड इन लिक्विड्स, यहाँ राउल्स लॉ देखेंगे, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। गैसेज इन लिक्विड, यहाँ हेनरीज लॉ देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको कवर करेंगे। तो ये जो तीन कंपोनेंट हैं, इसके बारे में हम आगे सिलेबस में कोई डिटेल इसका एक्सपोजर नहीं है। तो इन तीन टॉपिक्स पे बाकी का पूरा यूनिट चलेगा। ओके, थैंक यू।